हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुलदीप गौतम ऑनो स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिकों के बारे में बताएंगे जो वर्ष इस नेक्स्ट ईयर इसी साल अभी जो आने वाली परीक्षा है उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों को बड़े लिमिटेड समय में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा जान लीजिए जिससे कि आगे के क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। तो अब है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी सरफेस से और सरफेस कैसा होना चाहिए? कोई भी कोई भी फाइनाइट सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो सकता है। जैसे ये आपने कोई सरफेस लिया और इस सरफेस के टूबर अगर हम नॉर्मल की बातें करें तो नॉर्मल क्या होता है? एन कैप। नॉर्मल होता है आपका एन कैप, और एन कैप और इसका एरिया वेक्टर कितना है? ए। तो ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, इस एरिया का मैग्नीट्यूड, और हमको निकालना है एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर कहा है उसने। तो ये फाइनाइट प्लेन सरफेस ऑफ स्केलर एरिया एस। स्केलर एरिया एस का मतलब यहां पे जो ए है उसको हम एस भी ले सकते हैं और ए भी ले सकते हैं। एस एंड यूनिट नॉर्मल एन कैप। इसका यूनिट नॉर्मल एन कैप क्या है? ये द वेक्टर एरियाज एस इज डिफाइंड एज द यूनिट नॉर्मल। तो ये जो ए है, इस ए के लिए हम इसको यूज किया है इसने एस वेक्टर। कितना? एस वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये इसका स्केलर है। ठीक है। इन दोनों का जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जब मल्टीप्लाई किया जाता है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू निकलती है उसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। इसको एस भी बोल सकते हैं और इसको ए वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप इंटू ए का मैग्नीट्यूड भी बोला जा सकता है। तो ये था सिंपल। अब इसमें हमें क्वेश्चन ये बनता है, जो एरिया वेक्टर की हम बातें करते हैं तो एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी के लिए अगर मैंने ये कोई प्लेन लिया है एक्स बाई प्लेन, और ये वाली वैल्यू इसकी एक्स है और ये वाली वैल्यू इसकी वाई है, तो इस वाली वैल्यू के लिए इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्टिवली आई कैप, और इसके रेस्पेक्टिवली कितना होगा? जे कैप। तो ये आई कैप, ये जे कैप, इसके लिए मुझे अब इसका एरिया निकालना है। तो एरिया हम कैसे कंसीडर करेंगे? यानी कि एरिया इज इक्वल टू कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। लेकिन यहां पर लेंथ कितनी है? यानी कि अगर हमने यहां पे लिखा है एक्स आई कैप इंटू वाई जे कैप। अब ये यूनिट वेक्टर के साथ लिया गया है। ये लेंथ क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड। ये वाली लेंथ क्या है? मैग्नीट्यूड। और आई कैप के साथ में लिया जाएगा तो ये इसकी वेक्टर क्वांटिटी बन गई। ये इसकी वेक्टर क्वांटिटी जब जे कैप के साथ कंसीडर कर दिया जाएगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से एक्स इंटू वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, और एक्स वाई आई कैप क्रॉस जे इज इक्वल टू होता है के कैप। तो यहां से एरिया वेक्टर की अगर हम बातें करेंगे, एरिया वेक्टर की बातें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई के कैप। और के कैप दो कंडीशन में अप्लाई होगा। के कैप दो कंडीशन में, या तो के कैप जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में होगी या इनसाइड होगी। इनसाइड का मतलब है माइनस के जेड डैश में, जेड जेड डैश, और ये
एक्स डैश, ये वाई डैश। तो ये दो कंडीशन बनती हैं, इन दोनों कंडीशन पर निकालते हैं। तो आप देखिएगा एरिया वेक्टर के लिए जो बात करते हैं वो के कैप से करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है। अगर हमारे पास में मान लेते हैं दूसरा प्लेन, हमने अगर ये दूसरा प्लेन ले लिया और दूसरे प्लेन में हम बातें कर रहे हैं ये y है और ये z है और ये कितना है, x है। तो इसमें इस वाली डिस्टेंस को z और इसको y ले लिया जाए। तो इसके लिए कौन j कैप और इसके लिए कौन k कैप, है ना। तो इसका एरिया वेक्टर अगर हमको निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू कितना, y j कैप क्रॉस z k कैप। तो इसके लिए y इंटू जेड दोनों को ले लिया और j कैप क्रॉस k कैप, और j कैप क्रॉस k कैप कितना हो जाएगा, i कैप। ये कहाँ से आता है, वेक्टर क्वांटिटी से आता है। तो अब इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो कहाँ हो गई, अब किसी ने कहा हमसे कि हम तो इस y की जगह पर z को पहले लिखना चाहते हैं, यानी कि एरिया वेक्टर इज इक्वल टू हम चाहते हैं z k कैप क्रॉस y j कैप। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आप कैसे कंसिडर करेंगे इसे, इसमें z इंटू वाई तो आएगा ही आएगा और k कैप क्रॉस j कैप। लेकिन मैथमेटिकली प्रॉपर्टी वेक्टर एनालिसिस से क्या होती है, k क्रॉस j इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये पता होना चाहिए आपको, माइनस का i कैप। तो जैसे ही माइनस का i कैप लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा z y, तो ये हो गया, और इसको आप लिखेंगे कितना, माइनस का i कैप। और ये वाली बात कंसिडर करने पर इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो किस में हो गई, वाई जेड लिखो या जेड वाई लिखो, लेकिन लिखना क्या पड़ेगा, माइनस साइन के साथ में। तो माइनस साइन का मतलब हो गया जो पहले वाली जो डायरेक्शन थी, जो इसके लिए डायरेक्शन थी वो कौन सी थी, ये, और इसकी जो डायरेक्शन बन जाएगी जो इसके लिए अभी चेंज जो किया है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, आई कैप। तो आई कैप किधर है, इधर, इधर कौन है, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस माइनस का। तो ये इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक के लिए आपको पेन ले लेते हैं इसमें ब्लैक। चलिए, इस टॉपिक के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन एरिया, थ्रू अ गिवन एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है अगर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द एरिया, अगर एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया के परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस चलती हैं तो वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन है अगर हमने कोई एरिया वेक्टर लिया है तो बोल दिया उन्होंने कि ये सारी की सारी फील्ड लाइंस जब भी जाएंगी तो
नॉर्मल के टूवर्ड जाएंगी। कहाँ जाएंगी? नॉर्मल के टूवर्ड। तो इसका नॉर्मल हमें पता होना चाहिए, और नॉर्मल हमने लास्ट वाली लाइन में यहाँ पर पता कर रहा है कि नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी। इससे भी लास्ट वाली वीडियो में भी, लास्ट वाले टॉपिक में भी देख सकते हैं हम। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन एक तो ये थी और एक इसकी डायरेक्शन ये थी, तो इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल होना चाहिए यानी कि ये कहाँ से जाना चाहिए आपका, इसके टूवर्ड्स जानी चाहिए। तो इसके टूवर्ड्स जाएंगे तो इसका एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, यानी कि यहाँ पर। डी ए की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से फ्लो कर रही हैं, इसके अंदर से होकर के। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से, अब ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से अंदर से ग्रो कर रही हैं, अंदर से निकल रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी अंदर से मूव करेंगी तो नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस जो क्रिएट करती हैं वो वहां पर फ्लक्स को इंट्रोड्यूस करती हैं। किसको? फ्लक्स को। तो फ्लक्स अगला टॉपिक है, फ्लक्स ही है ये। तो फ्लक्स में हम इस वाली बात के करेंगे कि नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस एरिया। इस एरिया का नेट फ्लक्स कितना होगा, तो इसकी बातें नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पर डिपेंड करती हैं। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये बताती हैं कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी क्वांटिटी में फ्लक्स को जनरेट कर रहा है। तो इसको समझने के लिए कुछ चीजें ऐसे देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में कोई एरिया है और इससे एक फील्ड एक फील्ड लाइंस मूव कर रही है। तो अब ये जो फील्ड लाइंस है ये इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर होकर के निकल रही है। तो अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मुझे क्या करना है, इसके अंदर से फ्लो कराना है। कहां से? इसके अंदर से। तो ये जो फील्ड लाइन है यानी कि एक फील्ड लाइन हमने भेजी और इसको इसके अंदर से ग्रो करा दिया, अंदर से मूव करा दिया। इसी तरीके से अगर नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस में बढ़ा दूं, तो नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस मैंने, तो इसका मतलब क्या है कि यहां ये पहले वाले से, जो पहले वाला था कौन सा, ये वाला जो था, ये वाला जो था, इससे जो अगला वाला है हमारा कौन सा, ये वाली कंडीशन हमारी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसीडर कर रही है। तो ज्यादा कर रही है तो इसका मतलब यहां से फ्लक्स जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा है। तो इस बात पर डिपेंड करती है हमारी सारी चीजें। नेक्स्ट चलिए बेटा, तो नेक्स्ट आगे का इसके टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, तो यहां पर हमें इस एरिया वेक्टर के लिए क्या चाहिए, एरिया वेक्टर के लिए हमें जब नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस की बातें करेंगे हम, ठीक है। तो यहां इसका एरिया वेक्टर कौन है, ये, और नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस कौन है, ई।
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इतनी है, तो इसका फ्लक्स जो निकलेगा फाई ई जो निकलेगा, फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो यहां से फाई ई इज इक्वल टू ये एरिया वेक्टर और ये डी ई, तो यहां से ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब ये जो कॉस थीटा आता है, ये कॉस थीटा क्यों आता है, तो इसके कॉस थीटा आने का मतलब क्या होता है, डॉट क्या है, डॉट क्यों, कॉस क्यों, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और ई वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो जब सेम है तो फाई ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ई इंटू डी ए, ये हमारे पास में फाई ई, हमारे पास में ये वैल्यू है फाई ई। ये फाई ई की वैल्यू है जो इस सरफेस से, नेट सरफेस से निकल रही है। अगर इस एरिया वेक्टर को हम चेंज कर दें, एरिया वेक्टर को चेंज कर दें, चेक करिएगा, हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे मूव कर रही है और एरिया वेक्टर ये है, यानी कि ये एंगल हमारे पास में थीटा है, ये एंगल हमारे पास में थीटा है। तो जब ये एंगल थीटा है, ये एंगल जब हमारे पास में थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ई के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये और एक ये। तो इस कंपोनेंट के लिए ये वाली बात जो की जाएगी वो क्या की जाएगी, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, और इधर ई साइन थीटा। अब ई कॉस थीटा की डायरेक्शन जो है वो किधर है, इसके टूवर्ड्स, है ना, तो यहां से निकलने वाले जो फ्लक्स होगा वो इधर नहीं होगा, किधर होगा, इधर, क्योंकि हमें जो काम करना है वो हमें जो बात करनी है वो किसके लिए करनी है, क्या होना चाहिए, नॉर्मली, कहाँ होना चाहिए, नॉर्मली। तो नॉर्मली टू द सरफेस की बातें कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल टू द सरफेस कहाँ है, ये है। तो इन दोनों के लिए तो फ्लक्स किधर निकलेगा, इधर से, किधर से, इधर से, यानी कि इसके टूवर्ड्स ऐसे, ऐसे मूव करेगा। तो अब इसके कैलकुलेट करने के लिए ई डी ए और ई कॉस थीटा, तो फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए ई कॉस थीटा इंटू डी ए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये हमारे पास में कंप्लीट वैल्यू हो गई, और ये किसके लिए, कंप्लीट सरफेस के लिए। कुछ बुकों में इसको ए लिखा जाता है, ए लिखा जाता है। दूसरा तरीका क्या है फ्लक्स को लिखने का, फाई ई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन लगा दिया जाता है। डबल इंटीग्रेशन का भी मतलब ई ही होता है, ई डॉट डी ए, ठीक है। कुछ में इस फॉर्मूले को फाई ई इज इक्वल टू लिखा जाता है, इंटीग्रेशन एस लगा दिया जाता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो जैसा भी है उसके लिए ये फाई ई की वैल्यू है, ये क्या है आपका फाई ई है, ये फाई ई है, फाई ई है फ्लक्स। तो इस तरीके से आप कंप्लीट करते हैं ये सारे टॉपिक, ठीक है। तो इसकी जो अब यूनिट की भी बातें आ जाती हैं, यूनिट क्या होती है,
फाई ई इज इक्वल टू, तो इसकी यूनिट न्यूटन पर कुलाम और एरिया की वैल्यू की मीटर स्क्वायर, तो फाइनली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। अब यहाँ से एक डायमेंशन के लिए और वैल्यू कंसिडर की जाती है, डायमेंशन क्या हो जाती है, फाई ई इज इक्वल टू, एक बहुत अच्छी बात है इसमें, इसका CGS यूनिट में, CGS यूनिट में इसकी जो यूनिट होती है, CGS यूनिट क्या होती है, इसकी मैक्सवेल होती है, इसकी मैक्सवेल होती है CGS यूनिट। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। और SI यूनिट जो होती है इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वेबर। SI यूनिट क्या होती है इसकी, वेबर। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं और दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक नंबर में पूछने के लिए आ भी जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए फाई ई इज इक्वल टू, अब फाई ई इज इक्वल टू हमने इसकी डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन निकालने के लिए न्यूटन की वैल्यू mL की पावर -2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन 80, तो फाइनली वैल्यू mL पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -1, और यहाँ से बनता है kg मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब एम्पियर। ये आपका फ्लक्स। चलिए भाई, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही खूबसूरत सा टॉपिक है आपका गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है भाई, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम, the net electric flux passing through any closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge q present inside it। अभी हाँ जी, तो मैथमेटिकली इसे हम कैसे लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू टाइम। तो ये क्यू क्या है, चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अब ये वाली जो बात है ये क्यों पढ़ी जाती है, किसके लिए पढ़ी जाती है, इसके लिए थोड़ी सी बातें कर लें। ये उन सरफेस के लिए बातें की जाती हैं जहां पर सरफेस क्लोज होते हैं, ये कभी भी ओपन सरफेस के लिए बातें नहीं की जाती, ये क्लोज सरफेस के लिए बातें की जाती हैं। जैसे क्लोज सरफेस का मतलब क्या है कि मेरे पास में ये कोई क्यूब है, ये क्या है, मेरे पास में कोई क्यूब है, और इस क्यूब को मैंने इसके सेंटर पर क्यू चार्ज दे दिया है। कितना चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया। जैसे ही मैं इस सेंटर पर क्यूब चार्ज दूंगा, क्यूब चार्ज दूंगा, तो क्या होगा, इससे बहुत सारी फील्ड लाइंस इधर से इधर से इधर से इधर से सभी डायरेक्शन में मूव होंगी। जब ये सभी डायरेक्शन में मूव होंगी तो ये सभी डायरेक्शन में से क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स जनरेट करेगा। जब फ्लक्स जनरेट करेगा तो अब इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा उसको हम बोलेंगे
फाई ई इज इक्वल टू कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम ये सोचने लगे, इस क्वेश्चन को करते समय ये सोचने लगे कि इसके एक सरफेस से, किस सरफेस से, किसी एक सरफेस से, और वो सरफेस कौन सा, मान लीजिए ये वाला सरफेस ले लिया मैंने, इसका नाम O A B C D E F G, और मैं जो चाहता हूं वो इस सरफेस की बातें कर रहे हैं, यानी कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा इस सरफेस से। तो आप क्या बोलेंगे कि सर फाई ई इज इक्वल टू कितना कर दीजिए सर, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन कितना कर दीजिए, 6 एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए। ये बड़े सिंपल टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनता है 12th क्लास के लिए, या तो ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, एक से निकलने वाला या दो से निकलने वाला, किसी भी सरफेस से। अब मैं आपसे चाहता हूं कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस चार्ज को एक्स बाई जेड, एक्स वाई और जेड एक्सिस पर ड्रॉ करना चाहता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निश्चित करना चाहता हूं, कि यानी कि मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक निश्चित डायरेक्शन दे दी मैंने E, यानी कि ये जो है E वो एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। तो अब इससे निकलने वाले नेट फ्लक्स के बारे में अगर आप मुझे ये बोलते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी जो बातें की हैं वो किसने की है, ई वेक्टर ने, यानी कि आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा ई वेक्टर और इसका एरिया। अब बातें चार्ज से नहीं होंगी, अब बातें चार्ज से नहीं होंगी। अगर चार्ज होगा तो गॉसेस लॉ लगेगा, और चार्ज को अगर नहीं रखा जाए, यानी चार्ज को यहां से हटा दिया जाए, तब हमसे नेट फ्लक्स पूछा जाए, तो अब ये क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा। अब ये क्वेश्चन किससे बनेगा, फ्लक्स से बनेगा, फाई ई से बनेगा। किससे बनेगा, फाई ई इज इक्वल टू किससे बनेगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इससे बनेगा ये। कैसे, अब चार्ज क्या है, इसके पास नहीं है, अब चार्ज को हम हटा देते हैं। तो जब चार्ज को हटाएंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी भाई, क्यूब, चार्ज को हमने हटा दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने दे दी एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि आई कैप की तरफ, और यहां पर ये क्वेश्चन यहां पे बना दिया ये वाई, और ये दे दिया हमने जेड। अब ये इसका ओरिजिन है और इसका नाम ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स भी कंसीडर करो और इसका नेट फ्लक्स भी बताओ, ठीक है। तो अब क्या आप इसे कंसीडर करेंगे, कंडीशन ध्यान रखिए, इसमें चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज है तो ये काम करेगा, इसमें चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया है, तो कैसे काम करेंगे। तो अब इससे निकलने वाला फ्लक्स देखो,
और इससे निकलने वाला फ्लक्स देखो। तो यहां से इसका जो, सॉरी, हाँ, इससे निकलने वाला फ्लक्स देखो, तो फ्लक्स लिखेंगे यानी कि ई वेक्टर कहाँ, इधर, और एरिया वेक्टर किधर है, वो भी इधर है। एरिया वेक्टर कहाँ है, वो भी इधर है ना। अब इसके लिए इस पॉइंट पर अगर बातें करें तो इसका ई वेक्टर किधर है, ये, और एरिया वेक्टर किधर है, एंगल कितना बनेगा 90। यहां पर एरिया वेक्टर कितना बनेगा, थीटा कितना बनेगा 0। ऐसे ही इसके परपेंडिकुलर अगर हम बातें करें, है ना, तो यहां एरिया एंगल कितना बनेगा 90। ये कितना है ई वेक्टर, कितना है ये ई वेक्टर, और ये कितना है डी ए वेक्टर। तो यहां पर एंगल, तो ई की तो डायरेक्शन निश्चित है ना, तो ये तो इसके लिए ये तो 90 रहेगा ही, तो 90 की वजह से यहां पर फ्लक्स फाई ई कितना हो जाएगा 0। यहां पर फाई ई कितना हो जाएगा 0। ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे यहां किया था वैसे यहां पर करेंगे, तो यहां पर डी ए वैक्टर की डायरेक्शन कहां आएगी, इस साइड आएगी। ई वेक्टर की डायरेक्शन कहां आएगी, यहां आएगी। तो यहां पर भी एंगल कितना बन जाएगा 180 का एंगल बन जाएगा। 180 का एंगल बनेगा तो फ्लक्स कितना किसका हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस 180, और 180 की वजह से कितना हो जाएगा ई इंटू डी ए, किसका माइनस का, फाई ई इज इक्वल टू, है ना। क्लियर। कितने सरफेस पर निकल आया 1 2 3 4, लेकिन इसमें तो सरफेस 6 होते हैं ना भाई। कितने होते हैं सरफेस 6 होते हैं। कितने होते हैं 6 होते हैं। तो 6 के लिए यानी कि एक जेड एक्सिस रह गया और एक ये वाला जेड एक्सिस रह गया। तो फिफ्थ की बातें करें अगर हम, फिफ्थ की बातें और 6 की बातें करें, तो ये दोनों ही एक किसके रेस्पेक्टिवली हैं, जेड एक्सिस के रेस्पेक्टिवली हैं, और ये किसके हैं माइनस के जेड के। तो इसके लिए भी अगर हम ई की बातें करें, ई और डी ए के बीच में जो एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा ई और डी ए के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। यानी कि क्यूब के लास्ट साइड से अंदर साइड से करें तो ई वेक्टर ऐसे और डी ए अंदर की तरफ। अगर इस वाले सरफेस की बातें करेंगे तो ये कहाँ है आपकी तरफ, और ई वेक्टर कहाँ है मेरी तरफ। तो ये आपकी तरफ है, ये मेरी तरफ है। एंगल कितना बन गया 90 का, एंगल कितना बन गया 90 का। 90 का बनेगा तो क्या कंडीशन होगी ये, तो फ्लक्स कितना होगा फाई ई इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी सर क्या हो गया 0। इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया तो नेट फ्लक्स कितना हो गया फाई ई इज इक्वल टू बड़ा सा 0 है भाई। अच्छा ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 0 में और ओ में भी कोई अंतर होता है। देखिए मेरी इस बात को, 0 में और ओ में भी अंतर होता है। तो 0 को कैसे लिखा जाता है, 0 को लिखा जाता है इस तरीके से गोल, और ओ को लिखा जाता है इस तरीके से। देख लीजिए आप अपने मोबाइल के मोबाइल में आपका जो कार्ड है उस पर देखिएगा, जहां टाइप करते हैं आप कीबोर्ड, उस कीबोर्ड पर जज करिएगा ओ को और 0 को भी। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, समझने वाला टॉपिक है, किसी से ही बात करने वाला टॉपिक है। चलिएगा, बहुत सारी बातें हो गई हमारे पास गॉस थ्योरम को लेकर के, और अब गॉस थ्योरम से रिलेटिव कुछ टॉपिक हैं हमने आपके लिए तैयार किए हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, है ना। तो इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ
फाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और आप इसे बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रॉपरली तैयार कर लें इसे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसे। हमने क्या किया है कि हमें एक पतला यूनिफॉर्म, एक पतला यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया है एक ही जैसा, कोई चार्ज, ये क्या है हमको, कोई चार्ज, ये थोड़ा मोटा कर लें इसे, इनफाइनाइटली, कैसा है, इनफाइनाइटली, यानी कि यहां भी ये इनफाइनाइट तक है माइनस, और ये भी प्लस का इनफाइनाइट है ना। तो इसको जब हम चार्ज करते हैं, तो चार्ज करेंगे तो चार्ज इस पर क्या होगा, यूनिफॉर्मली, कैसा होना चाहिए चार्ज, यूनिफॉर्मली। मैं कलर चेंज कर लेता हूं चार्ज के लिए, चार्ज के लिए हम कलर लेते हैं प्लस, यानी कि इसको हमने कैसा चार्ज कर दिया, ऐसे पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अब अगर मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दूंगा तो ये अपने चारों तरफ, चारों तरफ का मतलब फील्ड समझिएगा इसको, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अगर मैंने ये पॉइंट लिया, 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 है ना, तो ये क्या करेगा, यहां से फील्ड लाइंस जब इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगी, ये ऊपर भी करेंगी और ये नीचे भी करेंगी। ठीक इसी तरीके से ये ऊपर भी होगा, ये नीचे भी होगा, ये इधर 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 भी होगा, सभी डायरेक्शन में फील्ड लाइंस मूव करेंगी। तो एक्चुअल में क्या होगा, क्या होगा कि ये वाली फील्ड लाइंस और ये वाली फील्ड लाइंस जब आगे ग्रो करेंगी तो आपस में एक दूसरे को काट देंगी, और ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी बात में कंसीडर नहीं की जाती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डज नॉट इंटरसेप्ट टू ईच अदर, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो डबल हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब जब ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो इसका मतलब ये वाली फील्ड लाइंस कंसीडर नहीं की जाएंगी। तो होगा क्या, होगा क्या, तो समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक डिस्क होती है और उस डिस्क के चारों तरफ की एरिया की बातें करें हम, ये वाली जो फील्ड लाइंस हैं, इस ये वाली जो फील्ड लाइंस है, तो हमने जो प्लेट ली है जिसमें आप खाना खाते हैं, उस प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट रख दें, तो वो शेप जो बनेगी, वो शेप जो बनेगी, वो सिलेंडर की शेप बन जाएगी। चेक कर लीजिए कैसी शेप बन जाएगी, वो सिलेंडर की शेप बन जाएगी, यानी कि सिलेंडर बन जाएगा इस तरीके से। तो यानी कि फील्ड लाइंस कैसे मूव कर रही हैं, ऐसे और ऐसे, और इसके ऐसे, यानी कि इसी की तरफ ऐसे, इसी की तरफ ऐसे, इसकी तरफ ऐसे, इसकी तरफ ऐसे, ये इस तरीके से फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं, जो एक डिस्क बनाएंगी। कैसे बनाएंगी, डिस्क की तरह से बनाएंगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। अब ऐसा ही हर जगह पर कंसीडर किया जाएगा। जैसे ही हर जगह पर कंसीडर किया जाएगा, तो हमारे पास में यहां पर अगर हम एरिया वेक्टर की बातें करें, तो इसका डीए वेक्टर किधर होगा, इधर, और ई वेक्टर किधर बनेगा, इधर। ठीक इसी तरीके से यहां पर ई वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, यहां, लेकिन इसका नॉर्मली वेक्टर, लेकिन इसका
नॉर्मली वेक्टर एरिया वेक्टर, डी ए वेक्टर, इसका डी ए वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनेगा वो बनेगा कितना, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, ठीक यही प्रोसेस अगर यहां समझें तो ई वेक्टर इधर और डी ए वेक्टर इधर, तो ई वेक्टर इधर, तो इन दोनों के बीच में यहां भी एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। जब ये आपको 90 90 90 बनेंगे तो यहां से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, फाई ई जो होगा, फाई ई जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि cos 90 बनेगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, 90 की वैल्यू 0 होती है, 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ठीक यहां पर भी फ्लक्स कितना होगा, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू डी फाई ई इज इक्वल टू डी फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे cos की वैल्यू कितनी ली गई है, 90 ली गई है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से कोई भी फ्लक्स थ्रो नहीं करेगा। कब? जब ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ देता हूं, उसे करने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है? नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं आया तो मैं उसे कराने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा मैं, अगर मैंने ये Q ले लिया, ये क्या ले लिया मैंने, कोई ये मैंने कोई सिलेंडर ले लिया, क्या ले लिया, सिलेंडर ले लिया, ठीक है? और इस सिलेंडर के सेंटर में मैंने Q चार्ज ले लिया। कितना ले लिया, Q चार्ज ले लिया। इसकी जितनी रेडियस है R, और ये वाली जो रेडियस है, ये वाली जो वैल्यू है वो है 2R। ठीक उसी तरीके से इसमें ये वाली कंडीशन, यहां से मैंने इसको दे दिया R और इसको दे दिया 2R। कितना दे दिया, 2R। अब हम चाहते ये हैं कि इससे, ये थोड़ा कंपटीशन का है, 12th वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान ना दें, और जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए को टॉपिक है ये। एक तरीका ये है कि सर इस सरफेस का मतलब है, अगर सिलेंडर ये है तो सिलेंडर के चारों तरफ, ध्यान से देखेंगे, सिलेंडर के चारों तरफ, यानी कि हम चाहते हैं इसके चारों तरफ कितना है ना फ्लक्स जनरेट होगा, तो इसके चारों तरफ कितना फ्लक्स जनरेट होगा। और दूसरी बात हम चाहते हैं कि इसको, इस एरिया को, इस वैल्यू को अलग से कंसीडर करके आप मुझे बताएं कि यहां से कितना विद्युत फ्लक्स फाई ई जनरेट होगा, है ना? तो यहां से कितना होगा, यहां से कितना होगा, तो ये अगर आप करने की कोशिश करें, अगर नहीं आता तो कमेंट करें और बताएं, फिर हम कराएंगे इसे, है ना? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा टॉपिक था, करिएगा जरूर, कोशिश करिए जरूर, ठीक है? नहीं आता है तो हमसे पूछें, अच्छा क्वेश्चन है, कंसीडर करिए, ठीक है? टेस्ट नहीं ले रहे हम आपका, कर लीजिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे कंपटीशन वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम जब बनाएंगे, जब तैयार करेंगे, जब आपको पूरा प्रॉपर टाइम आपके पास पढ़ने का होगा, क्योंकि इस समय हमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम दिखाई दे रहे हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए ही हम आए हैं आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है? फिर बाकी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, एक के बाद एक करते जाएंगे। तो ये था हमारे पास में टॉपिक आपका, है ना? चलिएगा, तो इसके लिए तो अब कितना फ्लक्स यहाँ निकलेगा, तो ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आप R ले सकते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कह सकते हैं
इस पॉइंट को नाम P दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम P डैश कर देते हैं, इस पॉइंट का नाम P डबल डैश कर देते हैं। तो इस E पॉइंट पर कितना फ्लक्स जनरेट होगा, तो इसे हम निकाल देते हैं। वहाँ तो आपने बता दिया 90 होगा, यहाँ 90 होगा, यहाँ से निकलने वाला तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P, तो फाई E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू डी ए, तो E वेक्टर डॉट डी ए के बीच में एंगल जो बनेगा E डी ए कॉस 0 बनेगा, और कॉस 0 की वजह से वेक्टर क्वांटिटी को हटा देंगे आप, वेक्टर क्वांटिटी को हटा देंगे, E डॉट डी ए, और डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0, और cos 0 की वजह से बन जाएगा E इंटू डी ए, cos 0, तो ये डी फाई ई की वैल्यू हो गई, डी फाई ई की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये सरफेस कंप्लीट के लिए आएगा, यानी कि पूरे सरफेस के लिए आएगा, इधर भी बातें करेगा, इधर भी बातें करेगा, और इसके टूवर्ड्स चारों तरफ करेगा, चारों तरफ के लिए काम करना है। तो चारों तरफ के लिए काम करना है, तो डी फाई ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन ऑफ इंट्रीगेशन, डी फाई ई, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, E इंटू डी ए, E इंटू डी ए, E इंटू डी ए। अब E इंटू डी ए, तो ये पूरे सरफेस के लिए कितना बनेगा, E तो ये, और E तो क्या कहाँ आ गया आपका, बाहर आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी डी ए। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, E और इंटीग्रेशन के लिए, यानी कि 2 पाई आर सरकमफेरेंस और इनटू में L, है ना, और L को आप लेंथ ऑफ सिलेंडर्स ले सकते हैं, है ना। तो इसकी वजह से E इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में, E इंटू फाई E इज इक्वल टू हो गया E इंटू 2 पाई आर एल। ये किसकी वैल्यू आ गई, फ्लक्स की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, फ्लक्स की वैल्यू आ गई, और किसकी वैल्यू आ गई, फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या, बाय गॉसेस थ्योरम, तो गॉसेस थ्योरम क्या कहता है, फाई E इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, कितना बनेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमने कितना चार्ज दिया है इसको, Q चार्ज दिया है, कितना चार्ज दिया है, Q चार्ज दिया है, तो ये भी फाई E की वैल्यू है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दीजिए, Q अपॉन L को एक साथ लिख दीजिए, अपॉन में R लिख लीजिए, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन L इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन R, और यहाँ पर अगर हम 2 का ऊपर और 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू बन जाएगी आपकी, यहाँ लिख देते हैं E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R, ये E की वैल्यू हो गई आपकी, यानी कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी और आती है, यानी कि E की वैल्यू वेक्टर में होती है। तो वेक्टर के लिए आप E को जब वेक्टर बोलेंगे तो आप लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R इंटू R वेक्टर। ये जो R वेक्टर की डायरेक्शन है वही तो E वेक्टर की डायरेक्शन है, चेक कर लो।
आर कहाँ है, इधर, तो ई की भी डायरेक्शन किधर है, इधर। ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा, और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। एक क्वेश्चन लिया है हमने, ए सिलेंडर इज फेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई वेक्टर की बात कर रहा है ये, with its axis parallel to the field, so that दिखाइए the total electric flux through the cylinder is zero। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए हमने इसको लिखा भी है, आप समझिएगा इसे। तो हमने क्या करना है, कोई सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर इसके टूवर्ड्स जो ई की जो डायरेक्शन है, जो ई की डायरेक्शन है वो है एक्स एक्सिस के अलोंग। ई की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश ऐसे, और ये कहाँ है, इसका ओरिजिन ले सकते हैं, मान सकते हैं आप, ना भी करें आप, ये भी चीज़ें ना करना चाहें तो हटा सकते हैं, हटा दीजिए इसे, सिर्फ इतना ही ले लें ई। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, डी ए वेक्टर इधर, ई वेक्टर किधर है, इधर, थीटा कितना बनेगा 180, है ना। और ये वाली बात कहाँ है, एरिया वेक्टर डी ए कहाँ है, यहाँ, ई वेक्टर कहाँ है, यहाँ। और ठीक उसी तरीके से अगर इसके सरफेस पर हम बातें करें तो ई वेक्टर कहाँ है, यहाँ, एरिया वेक्टर कहाँ है, इसके परपेंडिकुलर, ये कंडीशन बनेगी। ठीक यहाँ पर भी इसी तरीके से कंडीशन बनती है, ई वेक्टर कहाँ है, इस साइड, डी ए वेक्टर कहाँ है, इस साइड, थीटा कितना बनेगा 90 बनेगा, थीटा कितना बनेगा 90 बनेगा। तो ये वाला कितना हुआ, फ्लक्स, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये सारी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, फाई ई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 0, इधर कितना हो जाएगा, एक्सिस पे, इस पॉइंट का नाम पी पॉइंट दे देते हैं, इसको पी डैश नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी एंड पी डैश। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी पर निकाल रहे हैं, पी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए, एंगल कितना है ई डी ए कॉस 0, कॉस 0, फाइनली वैल्यू कितनी हो गई फाई ई, ई इंटू डी ए, ये किसकी वैल्यू हो गई, डी फाई ई की वैल्यू हो गई। ठीक पी डैश पर कितना आएगा, सेम आएगा, डी फाई ई आएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस फाई ई डी ए, और कॉस 180 बनेगा, कॉस 180 बनेगा, और कॉस 180 की वजह से फाई ई, फाई कितना बनेगा यहाँ पे, इज इम्प्लाई दैट, इधर लिख देते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू कितना, माइनस का ई इंटू डी ए, कितना बनेगा ई इंटू
ई इंटू डी ए, किसका? माइनस का। तो जब ये इधर से माइनस का बनेगा फ्लक्स और इधर से प्लस का बनेगा, तो नेट फ्लक्स की बातें करें हम, नेट फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, तो इसको E1 और इसको E2 बोल सकते हैं, डी फाई E1 प्लस डी फाई E2, और इसकी वैल्यू कितनी है? E इंटू डी ए, और इसका माइनस के E इंटू डी ए। दोनों में इंटीग्रेशन लेना चाहो इंटीग्रेशन लो, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट फ्लक्स जो बनेगा वो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि इसके टू वर्ड्स ना इधर होगा ना इधर होगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, और फिर भी आपके पास में यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसके लिए आपने पूछा भी, ये सिलेंडर इज 0, यानी कि यहाँ से निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपका एक और लास्ट है, आपका लास्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज यूनिफॉर्म इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट ये भी अच्छा टॉपिक है, और इसको आप बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछ लिया जाता है, इसे मोस्टली पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। कितना? प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। ठीक है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। जब हम इसे प्लस क्यू चार्ज आएंगे तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो कितनी होगी? सिग्मा होगी। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इस एरिया को ए ले लिया जाए, तो ये इसके टू वर्ड्स इस प्लेन शीट के टू वर्ड्स इधर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और इधर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ऐसे ही कंसेप्ट आपके और भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे भी जाते हैं। ऐसे जितना इधर करेगा तो हमने वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का r ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमने r ले लिया। इस पॉइंट का नाम P दे दिया और इस पॉइंट का नाम P डैश दे दिया। अब हम चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहाँ कितना फ्लक्स होगा, है ना। वैसे ही इस वाले पॉइंट पर यहाँ कितना E होगा और कितना फ्लक्स होगा। अच्छा टॉपिक है, समझने की कोशिश करिएगा, सिंपल टॉपिक है। तो हम चाहते हैं इस एरिया के टू वर्ड्स इधर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और इधर कितना हो रहा है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें। सिंपल है टॉपिक, है ना। तो अब क्या करते हैं, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास में E है और D है, तो यहाँ एंगल भी चाहिए हमको। एंगल कितना बनेगा? थीटा इज इक्वल टू 0। वैसे यहाँ पर एंगल की बातें करें अब, थीटा इज इक्वल टू 0। लास्ट वाले टॉपिकों में जो था, यहाँ पर E की डायरेक्शन और DA की डायरेक्शन, और इस टॉपिक में E की डायरेक्शन और DA की डायरेक्शन, दोनों में कुछ चेंज है। यहाँ पर E की डायरेक्शन उधर नहीं ली गई, इसी साइड ली गई है। यहाँ पर लाइक E की डायरेक्शन इस साइड है, DA की डायरेक्शन इस साइड है। ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा अलग टाइप से, ये टॉपिक हैं आपके फिजिक्स में, इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, तो इसको तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट P पर कितना फ्लक्स होगा और नेट फाई निकालना है। तो नेट फाई निकालने के लिए फाई E
कहाँ पर, एट पॉइंट पी, है ना, और प्लस 5e यहाँ पे क्या, एट पॉइंट पी डैश, है ना, कहाँ पे कंसीडर करना है, पी पर और पी डैश पर। तो ये कितना होगा, तो 5e इज इक्वल टू उधर कितना हुआ, तो उधर करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ का एरिया, तो ये कितना, d5 बोल देंगे इसको, d5 बोल देंगे, तो d5, तो इसके लिए क्या होगा, ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0। तो ये कितना हो जाएगा सर, ई इंटू डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इंटू डी ए, और कॉस 0 की वैल्यू फिर से 1। तो फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इंटू डी ए, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, है ना, कितना हो जाएगा, ई इंटू डी ए, और ये वाली बात यहाँ पर इस तरीके से। तो इसके लिए हम पूरे प्लेन सरफेस का जो एरिया है वो कितना ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात बन गई 2 इंटू ई इंटू ए, दोनों साइड में 5e की वैल्यू। अब हमने इसको चार्ज दे रखा है, और चार्ज कितना दे रखा है, हमने इसको प्लस क्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, प्लस का क्यू दे रखा है। और प्लस का क्यू देने पर जब सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन क्यू अपॉन एरिया, है ना। तो यहां से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा इंटू कितना आ जाएगा, एरिया, है ना। तो ये वाला F5E और ये वाली बात QE, है ना। तो इस QE से क्या निकालना है हमको, इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, जब हमने चार्ज दे दिया तो गॉसेस थ्योरम लगेगी, तो अगली वाली स्लाइड पर चल देते हैं। तो यहाँ पर हम आपको कंप्लीट करते हैं उस टॉपिक को, ध्यान से देख लीजिए एक बार। हाँ, इसे और जल्दी से कर देते थोड़ा, देखिएगा। 5e इज इक्वल टू कितना बन गया, e इंटू डी ए, और e इंटू डी ए की वजह से हमारी पास जो बनी थी वो बनी थी e इंटू डी ए, है ना। और e इंटू डी ए की वजह से नेट के लिए निकाला था, तो नेट के लिए ये जो वैल्यू निकल के आई थी हमारी, वो आई थी 5e इज इक्वल टू क्यू अपॉन 5e इज इक्वल टू e इंटू डी ए, और डी ए को हमने पूरा ले लिया था, एक सेकेंड, 5e इज इक्वल टू e इंटू ए। अब हम जानते हैं 5e इज इक्वल टू बाय गॉसेस थ्योरम, तो q अपॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट, और q की वैल्यू अभी कितनी निकाली थी, सिग्मा इंटू कैपिटल ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू है, 5e की वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 3, 2 टॉपिक मैं यहाँ कर चुका हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, और ये वाली जो टॉपिक है इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 ले लिया। दोनों वैल्यू की कंपैरिजन कर देंगे, तो कंपेयर करेंगे तो e इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कट जाएगा, e इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और था, तो ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।